स्टूडेंट्स, आज के सेशन में इंडियन पॉलिटी के पार्ट 3 आर्टिकल 21, 22 डिस्कस करने जा रहे हैं। जो आर्टिकल 21 है ये आपको बहुत सारे राइट्स देता है और आर्टिकल 21 में जो राइट्स हैं वो सिटीजन्स के लिए भी हैं और कुछ राइट्स नॉन सिटीजन्स के लिए भी हैं। राइट, जैसे राइट टू लाइफ अर्थात राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। ये जीने का अधिकार जो है नॉट ओनली फॉर इंडियन सिटीजन, इवन देन नॉन सिटीजन्स को भी राइट टू लाइफ है। मतलब हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है और इसमें कहा गया है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज स्टेटेड दैट नो वन शैल डिप्राइव फ्रॉम लाइफ। कोई भी व्यक्ति जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा या किसी को भी जीवन से वंचित नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि राइट टू लाइफ की जब बात आती है तो चाहे टेररिस्ट ही क्यों ना हो, कई बार देखा होगा कि टेररिस्ट को भी जब हम अरेस्ट कर लेते हैं तो चाहे भले उसने जो है कितना भी बड़ा अपराध किया सही, लेकिन हम उसे जो है तुरंत उसको मारते नहीं हैं। अगर हमने उसको अरेस्ट कर लिया है दैट इज अनदर थिंग कि वो क्रॉस फायरिंग में मार दिया जाए, तब वहाँ पर राइट टू लाइफ वाली बात लागू नहीं होती है। लेकिन अगर अरेस्ट कर लिया है तो उसको अगर हमने डेथ पनिशमेंट का काम किया है उसको तो डेथ पनिशमेंट देंगे, डेथ सेंटेंस देंगे, लेकिन प्रोसीजर से देंगे। जैसे कि आपको मुंबई हमले के बारे में पता ही होगा। मुंबई में बहुत बड़ा हमला हुआ था जिसका जो है मुख्य आरोपी कसाब, जो मुंबई हमले का जो है को लीड कर रहा था, कसाब को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे हिंदुस्तान को क्या पूरी दुनिया को पता था कि इस हमले में कसाब का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन उसके बाद भी उसको अरेस्ट करने के बाद उसको जेल में रखा, जेल में रखने के बाद ट्रायल चलाया गया, ट्रायल चलाने के बाद उसको उसके बाद डेथ सेंटेंस दिया गया। राइट, अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये था कि यार जब सरकार को पता है, पूरे देश को पता है, रेड हैंडेड पकड़ा गया है, तो फिर इस पर ट्रायल चलाने की क्या ज़रूरत है। बहुत सारे लोग कह रहे थे ज़रूरत है, क्योंकि हमको कसाब को बचाने के लिए ट्रायल नहीं चलाना था, हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन की डिग्निटी, अपने देश की डिग्निटी को बचाने के लिए भी जो है उस पर ट्रायल चलाना ज़रूरी था। जैसे बहुत सारे लोग इस बात का शोर मचाने लगते हैं, अच्छा कसाब का मुकदमा लड़ रहे हो, एडवोकेट्स पर जो है तंज कसने लगते हैं कि भाई कसाब का मुकदमा लड़ने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो कसाब का मुकदमा लड़ने की ज़रूरत है, इसलिए ज़रूरत है कि अगर हम उसको यूं ही फांसी पर लटका देंगे तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। राइट, और उससे हमारे देश का सम्मान भी खत्म होगा। इसलिए उसको जो है प्रोविज़न जो दिया गया है लॉ में कि चाहे टेररिस्ट ही हो, चाहे वो लूटर्स है, टेररिस्ट है, व्हाटएवर जो भी है, उसके अपराध साबित हो रहे हैं, फिर भी उसे एक मौका उसको अपनी सफाई का देने का ज़रूर देना चाहिए। तो वो बेसिकली मौका है जो दिया जाता है। एक टेररिस्ट को भी हम ये मौका देते हैं कि भाई आप अपनी सफाई में कुछ कहें, आपने आतंकवादी हमले में शामिल थे नहीं थे, आप आए थे हमला करने या आपको ज़बरदस्ती लाया गया था, ऐसा कुछ जो भी है वो सारी चीज़ों पर, सारे पहलुओं पर, ताकि प्रॉपर तरीके से एक ट्रायल चल सके। इज दैट क्लियर। अब राइट टू लाइफ विद डिग्निटी में सैनिक हैं। सैनिक जब कभी हमारा कोई भी सैनिक है जब किसी दूसरे देश में पकड़ा जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, या हमारे देश के सैनिकों ने किसी दूसरे देश के सैनिक को पकड़ लिया, तो उसे युद्ध बंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? वार प्रिजनर।
तो वार प्रिजनर पर उसको ये सारे राइट्स मिलते हैं, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, राइट टू डाई विद डिग्निटी, सम्मान से जीने का और सम्मान से मरने का। ये इसलिए नागरिकों को, गैर नागरिकों को ये सम्मान, ये राइट सभी को मिला हुआ है। बस फर्क इतना है कि जो हमारा इंडियन सिटीजन्स है उसे राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एज वेल राइट टू डाई विद डिग्निटी भी मिला हुआ है, सम्मान के साथ जीने का भी और सम्मान के साथ मरने का भी। अब बात आती है सम्मान के साथ जीना क्या होता है, सम्मान के साथ मरना क्या होता है। अब कोई एक व्यक्ति है वो आत्महत्या करने जा रहा है, राइट, और वो ये कहे कि यस आई हैव द राइट टू डाई, आई हैव द राइट टू डाई, मुझे मरने का अधिकार है। तो ये तुम मर नहीं रहे हो, दिस इज आत्महत्या, दिस इज सुसाइड। सुसाइड करने का राइट आपको कॉन्स्टिट्यूशन, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन देता है और ना ही हमारे देश का कानून देता है। इज दैट क्लियर? तो सुसाइड अलग चीज है, सुसाइड जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज में कवर है, राइट, वो एक क्रिमिनल एक्ट है। अगर आप सुसाइड करते हैं तो आईपीसी का सेक्शन 309, पूरी आईपीसी में यही एक ऐसा सेक्शन है कि अगर ये अपराध आपने किया और आप करने में सफल हो गए तो आपको कोई सजा नहीं है, क्योंकि मरने वाला तो मर गया, राइट। लेकिन अगर सफल नहीं हुए तो फिर आपको इसमें जेल भी हो जाएगी, पनिशमेंट भी है, राइट। तो चूंकि ये क्राइम है, इसको डिक्रिमिनलाइज नहीं किया है अभी। तो राइट टू डाई विद डिग्निटी का मतलब होता है राइट टू लाइफ एंड राइट टू डाई विद डिग्निटी का मतलब होता है कि आप जो है सम्मान के साथ, अब सम्मान के साथ मरना क्या होता है। जस्ट सपोज, मैंने आपको पिछले आर्टिकल में भी कभी बताया था, इस बारे में जिक्र किया था कि राइट टू डिग्निटी का मतलब होता है कि जस्ट सपोज कोई व्यक्ति है और वो जो है क्या है, बीमार है, उसका सर्वाइवल जो है होना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि सर्वाइव अब ये बहुत ज़्यादा समय तक नहीं कर पाएंगे, अब तो बस इनकी जो भी सेवा करनी है कर लो। कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब डॉक्टर ये कह देते हैं कि भाई अब तो इनकी सेवा कर लो। इज दैट क्लियर? तो जब डॉक्टर ये कहने लगे कि अब सेवा कर लो, फिर भी परिवार के लोग जो होते हैं, चूंकि एक अटैचमेंट होता है कि मेरा चाचा है, मेरा फूफा है, मेरा बाप है, मेरा भाई है, मेरी माँ है, लाइक दैट, तो वो जो अटैचमेंट होता है, तो उस अटैचमेंट में अगर हमारे परिजन ही जो अटेंडेंट हैं, जो उसको कंसेंट देने का राइट रखते हो, फैमिली मेंबर्स, वो अगर ये कह दें डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब अब इनको और ज़्यादा जो है टॉर्चर मत करो, इन्होंने पूरा जीवन बड़े शान से जिया है, आप चूँकि जब क्रिटिकल स्टेज होती है किसी पेशेंट की, तो क्रिटिकल स्टेज में कभी ब्लड निकाल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी ऑक्सीजन लगा रहे हैं, कभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, और पेशेंट जो है छटपटा रहा है, तब ये होता है कि इनके जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स हैं, जिनकी वजह से वो जिंदा है, जिनकी वजह से वो जीवित है या सांसें ले पा रहा है, वो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स को हटा दो, 2-3-4 मिनट के बाद ये अपने आप इनकी कहानी ख़त्म हो जाएगी, राइट। तो जिन सपोर्ट्स, जिन ड्रग्स की वजह से वो चल रहा है, उस ड्रग्स को बंद कर दिया जाए। लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स, जिस सिस्टम्स के बल पर वो जीवित है, सांसें ले रहा है, उस सिस्टम्स को रिमूव कर दिया जाए ताकि वो अपनी आसानी से मृत्यु पा सके, मतलब मर सके। इज दैट क्लियर? दैट इज कॉल्ड राइट टू डाई विद डिग्निटी, ना कि राइट टू सुसाइड। सुसाइड राइट नहीं है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर आपको राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, राइट टू डाई विद डिग्निटी मिला हुआ है। हाँ, अगर आप किसी व्यक्ति को इस हद तक टॉर्चर करते हो कि वो जो है सुसाइड करने पर विवश हो जाए, किसी को सुसाइड करने के लिए फोर्स करते हो, इंसाइट करते हो, तो इन दैट केस जिस व्यक्ति ने टॉर्चर किया है, जिस व्यक्ति ने उसको फोर्स किया है सुसाइड करने के लिए, उसके अगेंस्ट सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी में अभियोग पंजीकृत होगा कि आप अगर टॉर्चर नहीं करते तो ये व्यक्ति सुसाइड नहीं करता। आपने देखा होगा सुसाइड के केस में
जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये भी इन्वेस्टिगेशन होती है कि परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, परिवार में किसी से कोई विवाद था क्या, किसी से कोई झगड़ा फसाद हुआ था, या जहाँ पर वो बिजनेस कर रहा है या जॉब कर रहा है, जॉब या बिजनेस में, तो वहाँ बॉस से या उसके जो कॉलीग्स हैं उनके साथ कोई इशू तो नहीं चल रहा था। अगर सब कुछ सामान्य था तो फिर इस व्यक्ति ने सुसाइड क्यों किया? इज दैट क्लियर? सुसाइड के केस में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, बहुत सारी क्वेश्चनिंग होती है। वो क्वेश्चनिंग अगर उसकी सुसाइड करने वाले की अपनी कोई सेल्फ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से अगर सुसाइड हुआ है देन वेल एंड गुड। अगर सुसाइड किसी वजह से हुआ है, किसी ऐसे एटमॉस्फेयर की वजह से हुआ है, किसी ऐसे एनवायरनमेंट की वजह से हुआ है जो उसके आसपास क्रिएट किया गया है, तो फिर जिन्होंने इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया है उन क्रिएटर्स के अगेंस्ट 306 ऑफ आईपीसी का मुकदमा होगा और संबंध जो इसमें जो एज पर लॉ जो सजा का प्रोविजन है वो पनिशमेंट भी होगा। इज दैट क्लियर? जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है अगर वो बच गया तो उसे फिर कोई चार्ज थोड़ी लगेगी? नहीं, इसको डिक्रिमिनलाइज तो नहीं किया गया है, लेकिन उसको वार्न फिर भी किया जाएगा। पहले क्या था कि पहले उसको जो आत्महत्या करने जा रहा है तो उसमें आत्महत्या करने वाले को पहले अगर वो बच गया तो सीधे सीधे उसको इम्प्रिजनमेंट कर देते थे, जेल में डाल देते थे। लेकिन अब चूंकि वो आदमी बहुत ज़्यादा, सुसाइड आदमी कब करता है? जब बहुत ज़्यादा लाइफ से इरिटेट हो जाता है। हाँ, तो वो जो क्रिएटर्स हैं जिन्होंने इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, जिन्होंने इंसाइट किया है, तो उनके अगेंस्ट फिर ये जो है सेक्शन लगेगा, उनको सजा होगी कि आप किसी व्यक्ति को इस हद तक टॉर्चर नहीं कर सकते हैं कि वो अपना जीवन ही त्याग दे। इज दैट क्लियर? मतलब राइट टू डाई का मतलब यहाँ पर चूंकि गिव अप ऑफ लाइफ नहीं है कि ऐसा नहीं कि आप अपनी जान दे दें, गिव अप। हाँ, ठीक है। और इनको सजा होगी। इसको जो है ये चूंकि अभी डिक्रिमिनलाइज पूरी तरीके से नहीं किया गया है, लेकिन हाँ रिड्यूस कर दिया गया है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर राइट टू लाइफ, राइट टू डाई ये हो गया। राइट टू एजुकेशन, ये 6 से 14 साल के बच्चों को, जो हमने आपको मोहिनी जैन के केस के बारे में बताया था, 6 to 20 ईयर्स बच्चों को जो है राइट टू एजुकेशन है। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि 6 ईयर से लेकर के 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिलवाए। इज दैट क्लियर? जो कि आर्टिकल 21 के ए में इन्वॉल्व है। तो इसमें बहुत सारे ये जो है ह्यूमन राइट्स इन्वॉल्व हैं। इसमें बहुत सारे क्या हैं? ह्यूमन राइट्स मिले हुए हैं आपको आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। और राइट ऑफ इन्वायरमेंट भी मिला हुआ है कि आप इन्वायरमेंट को सेव करें। अगर कोई इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, कोई इन्वायरमेंट खराब कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट जो है आप अगर आप कंप्लेन सिंपल भी करते हैं या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लिखते हैं कि भाई इनकी वजह से क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट में जो है क्या हो रहा है, दिक्कत आ रही है, तो या इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, तो पॉल्यूटेड हो रहा है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अगर चिट्ठी लिखेंगे तो वो चिट्ठी भी जो है कॉग्निजेंस ली जाएगी बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सो मोटो कॉग्निजेंस। नहीं नहीं नहीं, गाड़ियों का मतलब अब ये नहीं है कि आप गाड़ी में ऐसी एक एप्लीकेशन लिख दूं कि वो गाड़ी लेकर के चलते हैं, उनकी गाड़ी से धुआं निकलता है, वो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट का काम है, उसके लिए ट्रैफिक पुलिस है, उसके लिए और भी पुलिस है जो नहीं एनवायरनमेंट को हार्म करता है। एनवायरनमेंट को हार्म करने का मतलब ये नहीं कि गाड़ी तो जितनी भी चल रही है फिर तो सारी गाड़ियां बंद हो जाएंगी। तो एनवायरनमेंट का मतलब ये है जैसे कि आप कोई हरा पेड़ है कोई भी जाके काट रहा है, या हरे पेड़ का जो है बाग ही उजाड़ने पे लगा है, तो उसका एक वैलिड रीजन होना चाहिए
कि आप जो है पॉजिटिव सेंस में काट रहे हो या आप अपनी ज़रूरत के लिए काट रहे हो। अब मान लीजिए कहीं पर कोई बाग है जो बहुत सारे हरे पेड़ उसमें लगे हैं, और अगर उसमें गवर्नमेंट का कोई डेवलपमेंट की योजना है जिसकी वजह से उस बाग का काटा जाना जरूरी है, देन वेल एंड गुड। नहीं तो वन विभाग बना हुआ है ना कि आप वन विभाग को एक वैलिड रीजन दीजिए कि जिसकी वजह से आपको कोई एक बाग तो छोड़ो, आप अगर सिंगल पेड़ भी काट रहे हैं तो उसके लिए आपको वन विभाग की जो है क्या लेनी होगी, एक परमिशन लेनी होगी कि भाई आप वन विभाग आपको अलाउ करेगा। अगर आप वैलिड रीजन देंगे तो वन विभाग अलाउ कर देगा आपको। भाई हर चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट या प्रधानमंत्री ही नहीं बने हैं, छोटे छोटे विभाग बने हुए हैं। भाई अगर आप मान लीजिए कि घर में बिजली जलाते हो, तो बिजली जलाते हो, अगर उसमें कोई फॉल्ट आएगा तो आप ऊर्जा मंत्री को थोड़ी कंप्लेन करोगे। पहले तो कंप्लेन आप अपने बिजली विभाग के जो दफ्तर है उसमें करोगे, जाकर के वहाँ जेई को लिख करके दोगे। जेई अपने लाइनमैन को भेजेगा, लाइनमैन को बोलेगा कि जाओ देख करके आओ इनके यहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू आ रहा है। बोलो बोलो। मेरे कहने का मतलब है जैसे हमें राइट है, ठीक है, अगर उसमें गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व हो कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट करने के लिए वो काट रही है ना, वो पेड़ इतने लगाती है, तो फिर गवर्नमेंट का कौन होती है हमें बोलने वाली कि आप पेड़ लगाओ। भाई सुनो सुनो सुनो, वही हम कह रहे हैं, अगर जो पेड़ की कटाई हो रही है या कुछ इस तरह का है जिससे एनवायरनमेंट तो हार्म हो रहा है, एनवायरनमेंट को तो नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट की योजना है और पब्लिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसको काटा जा रहा है कि भाई अगर हम इसको काट करके यहाँ पर ये जो है स्कीम लाएंगे या डेवलपमेंट के इस प्रोग्राम को लाएंगे, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप करेंगे, यहाँ पर हॉस्पिटल्स डेवलप करेंगे, तो उसको एनवायरनमेंट की का लॉस नहीं माना जाता है। वो लॉस इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि वहाँ पे लोगों की वो नीड है। मान लीजिए कहीं पर ऐसी जगह है जहाँ पर वो जगह है और वहाँ पर एक हॉस्पिटल उस रीजन के लिए, उस क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी है, और हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि भाई और तो कहीं जगह नज़र नहीं आ रही लेकिन ये जगह है, तो इस जगह को हम काट देते हैं। बाकी रही बात गवर्नमेंट की योजना की पेड़ लगाने की, तो गवर्नमेंट की योजना बेटा हर स्टेट में लगातार चलती रहती पेड़ लगाने की। वो जिले वाइज आती है, एसडीएम के पास आती है, तहसीलदार के पास आती है, इनके पास कोटा होता है कि आपको इतने पेड़ लगाने हैं। कई बार तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार जो हमारी योगी सरकार है, इस योजना में मैं खुद गया हूँ। एसडीएम पेड़ लगवाने जाता है, खुद खड़े होकर के पेड़ ही लगवाना नहीं होता है। ऐसे तो एसडीएम लेटे लेटे कह देगा कि हमने पेड़ लगवा दिए, लेकिन वो पेड़ लगवाता ही नहीं है, बल्कि उन पेड़ों की जो लगवा करके लगाते हुए और बाकायदे फोटो होती है और वो सरकार को भेजी जाती है रिपोर्ट कि हमने इतने पेड़ लगाए हैं इस साल। तो सरकार की योजना रहती है, और सरकार की मतलब इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार पेड़ नहीं लगवाती है। सरकार लोगों को भी जागरूक करती है कि आप भी लगाइए, हम भी लगा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई कि नहीं आ गई। एनवायरनमेंट सेव करने का मतलब है कि आपके पास राइट है कि आप एनवायरनमेंट को पॉल्यूटेड ना होने दें और जो है आप एनवायरनमेंट को सेव करें, और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप उसे जो है कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर राइट टू लाइफ, राइट टू डाई, राइट टू एजुकेशन, और कुछ ऐसे केस भी हुए हैं, क्योंकि इसमें अभी हम आपको बताएं कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, आपका जो है राइट टू प्राइवेसी एक राइट है, जो निजता का अधिकार। निजता का अधिकार का मतलब होता है कि आपकी प्राइवेसी में कोई इंटरवेन ना करे। अगर आपको कुछ करने के लिए कुछ राइट्स मिले हैं तो कुछ ना करने के भी राइट्स मिले हैं। राइट टू रिमेन साइलेंस, राइट टू रिमेन साइलेंट, मतलब शांत रहने का, अर्थात चुप रहने का भी आपको अधिकार है। अब जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में क्या चल रहा था, प्रेयर चल रही थी। तो स्कूल कॉलेज में प्रेयर होने के बाद फिर क्या होता है, नेशनल एंथम होता है, राइट। अब नेशनल एंथम
जब होता है तो हमारी सबसे पहले प्राइमा फेसिया ड्यूटी है कि हम अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम के रिस्पेक्ट में किस तरीके से एकदम अटेंशन पोजीशन में खड़े हो जाएं। तो अटेंशन पोजीशन में खड़े हो गए, और तो अटेंशन पोजीशन में खड़े होते के साथ ही हमने क्या कर दिया, अपने नेशनल एंथम एज वेल नेशनल फ्लैग को हमने क्या कर दिया, रिस्पेक्ट दे दी। और नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट दे दी मतलब हमने अपने राष्ट्र को रिस्पेक्ट दे दी। इज दैट क्लियर? अब हुआ क्या कि एक कॉलेज में जब प्रेयर हो रही थी तो एक ग्रुप के कुछ ऐसे कम्युनिटीज से बच्चे आते थे जो सिर्फ अपने किसी गॉड को ही मानते थे, कि वो उसके अलावा किसी और की प्रेयर करना पसंद नहीं करते थे। शायद यहोवा ग्रुप है, कोई कम्युनिटी है, यहोवा ग्रुप के लोग जो है सिर्फ अपने क्रिएटर्स, अपने जिसको उनके बारे में बताया गया होगा धर्म के बारे में, सिर्फ उसी के लिए जो है वो कुछ कहते थे, उसी के लिए कुछ गा सकते थे, उसी की वर्शिप कर सकते थे। तो नेशनल एंथम होते समय वो जो है साइलेंट पोजीशन में अटेंडेंट खड़े हो गए, अटेंशन हो करके खड़े हो गए, लेकिन वो क्या नेशनल एंथम को गा नहीं रहे थे। इस बात पर कॉलेज ने उनको रिस्ट्रिकेट कर दिया। क्या कर दिया? कॉलेज ने रिस्ट्रिकेट कर दिया कि आपने जो है नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट की है। नेशन की मतलब नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट मतलब नेशन की डिसरिस्पेक्ट की है, तो उस ग्राउंड पर आपको जो है रिस्ट्रिकेट किया जाता है, और ये एक अपराध है। नो डाउट है भी, जो व्यक्ति एक अपने राष्ट्र का सम्मान नहीं कर सकता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रिस्ट्रिकेट किया जा रहा है तो ठीक किया जा रहा है। लेकिन वो जो है बच्चे हाई कोर्ट में उन्होंने चले गए। हाई कोर्ट में जो है आर्टिकल 226 में हम जा सकते हैं डायरेक्ट कि यहाँ पर ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंज है, और मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ और पढ़ना मेरा अधिकार है। भाई शिक्षा ग्रहण करना हमारा फंडामेंटल राइट है, तो मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। अब जब हाई कोर्ट ने तलब करके उनसे ये पूछा कि भाई ये बताइए कि आपने इनको रिस्ट्रिकेट क्यों किया, दिस इज द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, तो उस जो स्कूल ने अपनी तरफ से जो डिफेंस दिया अपना, वो ये कहा कि भाई हमने इनको रिस्ट्रिकेट इसलिए किया क्योंकि हमने देखा कि जब स्कूल में नेशनल एंथम चल रहा था तो ये जो है चुपचाप खड़े थे, नेशनल एंथम को गा नहीं रहे थे, सिंगिंग नहीं कर रहे थे। तो हाई कोर्ट ने कहा कि फिर ठीक रिस्पेक्ट, इनको रिस्ट्रिकेट ठीक किया है आपने। लेकिन वही मामला जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाता है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नेशनल एंथम अगर गा नहीं रहे थे तो इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन ये बताइए क्या नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट में ये खड़े हुए थे कि नहीं खड़े हुए थे? तो बोले खड़े थे, शांत थे, गा नहीं रहे थे। और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट में अटेंशन पोजीशन में थे या नहीं थे? थे, अटेंशन पोजीशन में थे। देन वेल एंड गुड। क्योंकि आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये भी कहता है कि अगर कुछ करने का राइट है तो कुछ ना करने का भी राइट है, और ना करने में आपका राइट टू रिमेन साइलेंस भी आता है। अगर इन्होंने नेशनल एंथम नहीं गाया तो कुछ गलत नहीं किया, इनका एडमिशन वापस ले लें आप, तो आपको राइट टू रिमेन साइलेंस भी मिला हुआ है। मतलब ये है जैसे कि नेशनल एंथम, अगर अब कई बार मूवी जब देखने जाते हैं तो इस तरह का इशू क्रिएट हुआ कि मूवी शुरू होने से पहले नेशनल एंथम शुरू हो जाता है। तो नेशनल एंथम शुरू हो जाता है तो इसको हॉल में बैठे हुए लोग जो है सभी क्या हो जाते हैं, स्टैंड अप पोजीशन पे हो जाते हैं, अटेंशन पोजीशन में हो जाते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं कि सारे लोग नेशनल एंथम उसके साथ गा रहे हों। अगर वो खड़े हैं तो वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं हमारे नेशनल एंथम की, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट में खड़े हैं और चुपचाप हैं, तो हो गई रिस्पेक्ट। सेकंड, इसको थोड़ा सा और वाइड किया गया है, इसका जो प्रोस्पेक्टिव जो है और थोड़ा सा वाइड किया। वाइड प्रोस्पेक्टिव सेंस में आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सपोज नेशनल एंथम शुरू हुआ और नेशनल एंथम के वक्त पर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो खड़ा ही नहीं हो सकता है,
जो खड़ा भी होता है तो किस पे, हैंडीकैप्ड है, तो फिर वो जो है, आप अगर वो खड़ा ही नहीं हो सकता है तो आप उसको ज़बरदस्ती खड़ा नहीं कर सकते हैं, राइट। जो व्यक्ति डिसेबल्ड है, नहीं खड़ा हो सकता है तो नहीं खड़ा हुआ तो नहीं खड़ा हुआ, बस शर्ते जब नेशनल एंथम चल रहा हो तब वो क्या रहे, रिमेन साइलेंस। मतलब एक साइलेंस की अगर पोजीशन में है तो फिर उस पर जो है नेशनल एंथम का उसने रिस्पेक्ट किया है। इज दैट क्लियर? तो राइट टू रिमेन साइलेंस भी आपका एक अधिकार है, शांत रहने का अधिकार है। इसमें राइट बहुत सारे दिए हुए हैं, लगभग 14-15 राइट्स दिए हुए हैं। आप इसको जो पढ़ेंगे तो राइट टू लाइफ, राइट टू डाई, राइट टू एजुकेशन, राइट टू रिमेन साइलेंस और राइट टू एनवायरनमेंट, राइट। तो ये बहुत सारे राइट्स इसमें दिए हुए हैं और इसमें बहुत सारे ह्यूमन राइट्स भी कवर अप हैं। तो बेसिकली जो मेन था आपको ये हमने आपको बताया कि राइट टू ये है। अच्छा, इसमें राइट टू अरेस्ट भी शामिल है, जो हमने आर्टिकल 20 में भी बताया, आर्टिकल जो 161 CRPC में भी बताया, जो इसमें भी बता रहा हूँ। तो इसमें राइट टू अरेस्ट भी है, राइट अगेंस्ट अरेस्ट। राइट अगेंस्ट अरेस्ट में कैसे, जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे कि इसमें मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1978 में क्या हुआ, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 के केस में क्या हो गया था, इसमें जो है जो मेनका गांधी थी, मेनका गांधी का जो पासपोर्ट है वो इम्पाउंड कर लिया था, गवर्नमेंट ने जब्त कर दिया था। तो इन्होंने कहा कि क्यों किया है, तो हमको इस तरह से क्यों किया है, मेरा पासपोर्ट क्यों इम्पाउंड किया है। तो पासपोर्ट इम्पाउंड किया तो उन्होंने कहा कि दिस इज द वायलेशन ऑफ और फंडामेंटल राइट्स, ये मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है और ये मेरी राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। तो यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, इस केस में जो है उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इंटरप्रिटेशन देते हुए कहा कि हाँ वास्तव में दिस इज द वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी, ये निजता का हनन है, हम मानते हैं। आप किसी को इम्पाउंड तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि उस व्यक्ति से, या उस व्यक्ति को तब तक डिटेन या अरेस्ट नहीं कर सकते हैं जब तक कि उस व्यक्ति से क्या, देश की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी को खतरा ना हो, राइट। अगर किसी व्यक्ति को या देश को किसी व्यक्ति से या व्यक्ति विशेष से देश की सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी का खतरा है, या राइट्स क्रिएट होने का, राइट होने का वो डर है, इन दैट केस आप उसे जो है क्या कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये दैट वाज द इंटरप्रिटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो है राइट टू आर्टिकल 21 आपका क्लियर होता है। इसके बाद आपका आता है आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब इसमें आपको क्या मिला है, इसमें फिर हम वही बात करेंगे, राइट अगेंस्ट अरेस्ट। ये गिरफ्तारी के विरुद्ध आपको अधिकार मिला हुआ है। गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार पर हमने कल भी जो है डिस्कशन किया था, जब हम आर्टिकल 20 पढ़ा रहे थे, जिसमें डबल ज्यूपार्डी की बात की थी मैंने, सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात की थी, और आपका जो है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज पर बात की थी, राइट। तो ये सारे राइट्स यहाँ पर भी डिस्कस किए गए हैं। क्योंकि हमारे भारत में रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। क्या, कौन सा लॉ है? डेमोक्रेटिक लॉ है। वी आर द नंबर 1 लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक सोवरेन स्टेट और सोवरेन नेशन। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक क्या है, राज्य है या देश है।
और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक रूल ऑफ लॉ की पॉलिसी जो एविड-आईसी की है, एविड-आईसी का जो आइडियोलॉजी है उसमें लॉ ही सुप्रीम है, मतलब कानून ही सुप्रीम है। हमारे यहाँ कानून ही सुप्रीम नहीं है, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक रूल है, मतलब लोकतंत्र राज है। और लोकतंत्र में लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है, मीन्स डेमोक्रेटिक राइट्स का वायलेशन नहीं होता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे राइट अगेंस्ट अरेस्ट की जब बात आती है तो आपको गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार हैं, लेकिन क्या अधिकार हैं? जस्ट सपोज आपको कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने आता है, आपको कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने आता है, तो आप उससे ये पूछ सकते हैं कि भैया आप मुझे गिरफ्तार तो करने आए हो, पहली चीज आपका नाम क्या है, आपका रैंक क्या है, आप किस पुलिस स्टेशन से आए हो। सेकंड, आप जो है किस ग्राउंड पर मुझे अरेस्ट कर रहे हो। थर्ड, आप मुझे अरेस्ट कर रहे हो तो मेरा अरेस्ट मेमो यहीं पर तैयार करो, जो कि हमारी शायद इंडियन पुलिस कहीं नहीं एक्सरसाइज करती है। इंडियन पुलिस के भी एक कुछ वैलिड रीजन है कि वो जगह पर अरेस्ट मेमो क्यों नहीं तैयार करते हैं। उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां पर पुलिस जेन्युइन, या कुछ रीजन, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर पुलिस बिल्कुल जेन्युइन व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाती है और उसका गिरफ्तार होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पुलिस अगर वहीं पर उसका बैठ करके अरेस्ट मेमो बनाने लगेगी तो उतनी देर में वो क्या करेंगे, यूनाइट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और पुलिस पर ही जो है लाठी डंडा चार्ज कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में पुलिस अपना एक ये एक्सक्यूज देती है कि वहाँ पर हमने कुछ भी इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर हम वहाँ पर बताते तो माइट भी वहाँ पर जो है क्या हो जाता, झगड़ा हो जाता, बवाल हो जाता, या पुलिस के ऊपर भी हमला हो सकता था। इसलिए पुलिस चुपचाप जल्दी से उठा के ले आई और इनका अरेस्ट मेमो थाने में बैठ करके तैयार किया गया। इनके परिजनों को थाने पर आकर के हमने सूचना दी, इनके मित्रों को हमने थाने पर आकर के सूचना दी। इज दैट क्लियर? तो ये पुलिस के अपने जो है अपना डिफेंस है कि जो पुलिस आमतौर पर कहती है कि भाई अरेस्ट मेमो वहाँ क्यों नहीं दिया गया, सर वहाँ देते तो ये इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ये बहुत बड़ा दादा है, गुंडा है, अगर वहीं पर हम इसका अरेस्ट मेमो बनाते तो बहुत सारे गुंडे इकट्ठे होकर के पुलिस पर हमला कर सकते थे। इज दैट क्लियर? या इसके परिवार वाले बहुत सक्षम हैं, वो परिवार वाले जो है इसकी गिरफ्तारी का विरोध करते, इसलिए इसको चुपचाप उठा के ले आए। इज दैट क्लियर? कई बार देखा होगा पुलिस बहाने से बुलाती है, अरे भाई बाहर आओ जरा, अरे भाई आओ, किसी से बुलवा लेती है बहाने से और उसको वहीं बैठा लेती है, आजा बेटा आप बैठ जा, बुला तो लिया है प्यार से लेकिन अब बैठ जा, या गाड़ी में बैठ जा शराफत से, नहीं तो मैं बैठा हूँ। तो ये स्थितियां, ये पुलिस का डिफेंस है। हाँ, आपका डिफेंस है, लेकिन ये केवल उन लोगों पर लागू होता है जो वास्तव में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, लगातार एक्सरसाइज करते हैं, जो जैसे कोई पेशेवर चोर है, पेशेवर अपराधी है, ये उन पर लागू होता है। लेकिन लागू किस पर नहीं होता है? जो एक कॉमन सिटीजन्स है, उसको भी कभी कभी अरेस्ट करना पड़ जाता है। तो जब अगर उस पर उसको अरेस्ट करना पड़ रहा है तो इन दैट केस एज पर द लॉ होना ये चाहिए कि पुलिस वहीं पे अरेस्ट मेमो बनाए, उसके परिजनों को बताए कि हम आपके भाई को, आपके बेटे को, आपके भतीजे को अरेस्ट करके ले जा रहे हैं, आप कोर्ट से आकर के छुड़वा लीजिए, या अरेस्ट कर रहे हैं या डिटेन कर रहे हैं या इनको बुलाने आए हैं पूछताछ के लिए। इज दैट क्लियर? सो एंड सो केस में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें राइट अगेंस्ट अरेस्ट है। अच्छा चलिए मान लीजिए कि वो आपको बुलाने आए थे, पूछताछ के लिए आए थे, या अरेस्ट करने ही आए थे। अब जब जो व्यक्ति अरेस्ट हो गया है, जो पुलिस कस्टडी में आ गया है, अब पुलिस कस्टडी में उससे ये पूछा जाता है कि भाई ये बताओ, ऐसी कोई बात पूछी जाती है जिससे वो व्यक्ति एक्सपोज हो रहा हो, ठीक है, जिस पर ऐसे किसी प्रश्न के उत्तर देने से, जिस प्रश्न के उत्तर देने से उस व्यक्ति पर क्रिमिनल लायबिलिटी इम्पोज हो रही हो, तो ऐसे किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से वो मना कर सकता है। मतलब वो व्यक्ति जो अरेस्ट हुआ है
वो मना कर सकता है कि सॉरी, मैं इनमें से आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। आपको पूछताछ करनी है तो या तो मेरे एडवोकेट के सामने या मेरे एडवोकेट से बात कीजिए। और उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति अरेस्ट हो चुका है, उसको ये राइट है कि वो अपने परिजनों से, अपने इष्ट मित्रों से और अपने मनपसंद अधिवक्ता से जो है बात कर सकता है। वो कह सकता है पुलिस स्टेशन में कि सर आप मेरे एडवोकेट से मेरी बात करा दीजिए। एक तो ये राइट मिल गया आपको, राइट टू टेक कंसल्टेशन फ्रॉम माय ओन एडवोकेट। मैं अपने एडवोकेट से बात करने का, मित्र से बात करने का, परिजन से बात करने का। अब इसके अलावा एडवोकेट से बात करने के साथ साथ आपको एक तो ये मिलता है कि एडवोकेट से बात हो गई और आप अपने अगेंस्ट कोई एविडेंस देने के लिए बाध्य नहीं है। क्योंकि पुलिस के पास ये अधिकार है, सेक्शन 161 सीआरपीसी में पुलिस हैज द राइट कि आपका स्टेटमेंट ले, लेकिन इस सीआरपीसी का यूज करते हुए वो आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती है। क्योंकि ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मामला है, आपको जबरदस्ती अब वो केस इम्पोज नहीं कर सकती। इज दैट क्लियर? तो हाँ, तो यहाँ पर आपको जो है एडवोकेट्स के राइट मिले हुए हैं। और वैसे भी इंडियन एविडेंस एक्ट जो है कि का सेक्शन 24, 25, 26 ये आपको ये अधिकार देते हैं कि आप अपने विरुद्ध कोई एविडेंस ना दें जिस एविडेंस के देने से आप जो है क्या होते हो, एक्सपोज होते हो। राइट? तो ये एविडेंस अगर आपसे मांग रही है पुलिस, लेकिन अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मर्डर किया है, जस्ट सपोज किसी व्यक्ति ने क्या किया है, मर्डर किया है। अब उसने मर्डर कमिट कर दिया, मर्डर करने के बाद वो भाग गया या पकड़ा गया। अब पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया और पुलिस को मर्डर वेपन मिल गया। क्या मिल गया? मर्डर वेपन। जिस वेपन से उसने मर्डर किया है, मान लीजिए चाकू से किया है, मतलब नाइफ से या एक्स से, कुल्हाड़ी से, तलवार से, स्वॉर्ड से, मतलब या किसी पिस्टल से, तो वो मर्डर वेपन मिल जाता है पुलिस को। और पुलिस को पूरी तरह से ये डाउट है कि 100% ही मर्डरर है। राइट? और उस डाउटफुल उस सस्पेक्ट को पुलिस ने क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। अब पुलिस के पास मर्डर वेपन है, सस्पेक्ट भी है। अब समस्या ये है कि ये कैसे सिद्ध हो कि ये व्यक्ति ने मर्डर किया है। जाहिर सी बात है, जिस पिस्टल से उसने मर्डर किया होगा उस पिस्टल पे उसके फिंगरप्रिंट होंगे। राइट? अब उस सस्पेक्ट को उसने अरेस्ट किया है, उस सस्पेक्ट से कहे कि आप अपने फिंगरप्रिंट दो, तो वो सस्पेक्ट उसको, पुलिस को फिंगरप्रिंट देने से डिनाई नहीं कर सकता है। मैंने कहा कि वो आंसर करने से डिनाई कर सकता है, आंसर करने से डिनाई कर सकता है, बट फिंगरप्रिंट देने से डिनाई नहीं करेगा। फिंगरप्रिंट अगर पुलिस मांग रही है तो उसे देना ही पड़ेगा। राइट? और अगर कई बार जो है लोग फिंगरप्रिंट देते समय अगर उन्हें पता चल जाए कि पुलिस फिंगरप्रिंट लेने आई है या लेगी, तो कई बार जो है लोग बड़ी चालाकी करते हैं। कोई ऐसा जेली वगैरह या कोई इस तरह का लुब्रिकेंट लगा लेते हैं हाथों पे, हथेली पे, हाँ, जेल वगैरह या मोम वगैरह की रब कर लिया और हाँ ठीक है साहब ले लो। अब वो उनकी वजह से फिंगरप्रिंट, ओरिजिनल फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं। अगर इस तरह की कोई चालाकी की है तो भी जो है पुलिस को ये राइट है कि उससे ठीक तरीके से फिंगरप्रिंट ले, उसको अरेस्ट करे, जेल में डाले। राइट? क्लियर? तो यहाँ पर अगर आपको कुछ करने के लिए कहा जाता है तो कुछ ना करने के भी अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन उन अधिकारों का मिसयूज नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ये प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव दो तरह की डिटेंशन की भी बात करता है। आर्टिकल 21 प्यूनिटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन।
दो तरह के डिटेंशन की भी बात करता है। तो बेसिकली प्यूनिटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन दोनों में अंतर क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन ये होता है कि पुलिस को ये अधिकार है, सॉरी प्यूनिटिव डिटेंशन में पुलिस जब किसी व्यक्ति को अपराध करते हुए देख लेती है या अपराध वो कर चुका है, राइट, कोई व्यक्ति जब क्राइम या ऑफेंस कमिट कर चुका है उसके बाद पुलिस हैज द राइट टू अरेस्ट हिम, राइट, अपराध कर दिया उसने, अब पुलिस को यह अधिकार है कि उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। इज दैट क्लियर? दैट इज कॉल्ड प्यूनिटिव डिटेंशन, कि अपराध करने के बाद पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन में अपराध नहीं किया है व्यक्ति ने, अपराध होने से पहले ही पुलिस ने उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया। लेकिन अपराध होने से पहले किस किस कंडीशंस में पुलिस अरेस्ट कर सकती है? पुलिस को जो है अरेस्ट करने का राइट 41 ऑफ सीआरपीसी में है, और इसमें पुलिस को बहुत ज़्यादा राइट्स मिले हुए हैं। किसी भी राह चलते व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है, किसी भी, ऑन द ग्राउंड ऑफ डाउट, ऑन द ग्राउंड ऑफ डाउट, ये मात्र एक शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन शक के आधार पर वो गिरफ्तारी नहीं होती है, वो क्या होता है, एक डिटेंशन होता है, पुलिस कस्टोडियल होती है कि भाई हमको कुछ इस तरह की सूचना है कि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं, राइट, तो वो एक तरह से प्रिवेंटिव, मतलब अपराध होने से पहले एक तो वहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज करेगी। या पुलिस को कोई इनपुट मिला है कि मिस्टर एक्स नाम का व्यक्ति है, मिस्टर एक्स है, वो जो है वाई का आज मर्डर करने वाला है शाम को, ठीक है, बाय द इवनिंग, ठीक है, मिस्टर एक्स जो है क्या करने वाले हैं, वाई का मर्डर करने वाले हैं, और शाम तक इनकी पूरी प्लानिंग तैयार हो चुकी है कि शाम तक वाई का मर्डर हो जाए। तो ये इनपुट किसको मिला है? ये पुलिस को इनपुट है कहीं से, जो पुलिस के अपने मुखबिर होते हैं, उनके सूत्र होते हैं, या किसी के द्वारा, जैसे भी पुलिस को ये इनपुट मिल गया कि मिस्टर एक्स आज वाई का मर्डर करने वाले हैं। तो पुलिस जो है केवल एक्स को टारगेट करके नहीं चलेगी, वाई को भी टारगेट करके चलेगी, क्योंकि मर्डर की जब प्लानिंग हुई होगी तो उन्होंने प्लेस ऑफ मर्डर भी डिसाइड कर लिया होगा कि कहाँ पर हम मर्डर करेंगे। तो यहाँ पर एक तो वाई को उस पॉइंट पर जाने से रोकने का कार्य करेगी पुलिस, दूसरा मिस्टर एक्स को ईदर बाय हुक बाय क्रूक जैसे भी अरेस्ट कर सकती होगी, जहाँ मिल सकते होंगे, शाम होने से पहले पहले इनको अरेस्ट कर लेगी। अब मिस्टर एक्स कहेंगे कि भाई हमने तो कुछ किया क्या है, अभी क्या कुछ कर दिया मैंने? तो उन्होंने कहा नहीं किया नहीं है, लेकिन बेटा अगर तुमको अरेस्ट नहीं करते तो तुम कर जाते, और जो करते वो बहुत बड़ा होता, राइट, क्योंकि मुझे इनपुट मिला हुआ है कि आप आज ऐसा ऐसा कुछ करने वाले थे। लेकिन उस अपराध की उसे सजा तो नहीं दी जा सकती है, क्योंकि मर्डर हुआ ही नहीं, क्योंकि पनिशमेंट तो हमेशा जो है क्या होता है, आफ्टर कमिटिंग क्राइम होता है। अब इस व्यक्ति ने कमिट तो किया ही नहीं, कोई क्राइम ही नहीं किया, उससे पहले ही उसको अरेस्ट कर लिया गया, तो उसको पहले से अरेस्ट करके उसको रोका गया है, एक बड़े क्राइम को होने से बचाया गया है। इज दैट क्लियर? यहाँ पर एक तो ये होता है ग्राउंड पुलिस का जो है किसी को प्रिवेंटिव डिटेन करने का। सेकेंड, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट भी है हमारे यहाँ। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट क्या कहता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के प्रोविजन में क्या कहती है? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के प्रोविजन में ये कहती है कि यदि किसी व्यक्ति से ये खतरा हो कि इस व्यक्ति के जेल से बाहर रहने में क्या हो सकता है, कोई कम्युनल राइट्स हो सकता है, मतलब सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं, या देश की सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी पर खतरा है ये व्यक्ति, राइट,
तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को पुलिस बिना किसी अपराध के न केवल अरेस्ट कर सकती है, बल्कि बिना किसी अपराध के 3 महीने के लिए जुडिशियल कस्टडी अर्थात जेल भी भेज सकती है। कितने समय के लिए? 3 महीने के लिए। लेकिन किस कंडीशन में? जिससे ये इनपुट हो कि ये व्यक्ति अगर जेल से बाहर रहेगा इस सिचुएशन में, क्योंकि उसकी भी सिचुएशन होती है, क्योंकि जेल से तो बाहर था ही, अभी तक कोई व्यक्ति बाहर है जो अब तक कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा। लेकिन सपोज कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि उस सिचुएशन के क्रिएशन के बाद अगर ये व्यक्ति जेल से बाहर रहेगा तो क्या हो जाएगा? कम्युनल राइट्स हो जाएगा, राइट। जैसे कि आपने देखा होगा 2019 में 5 अगस्त 2019, कुछ याद आ रहा है क्या हुआ था इस डेट में? जम्मू कश्मीर से 370 रिवोक हुआ था। जब 370 रिवोक का रिवोकेशन प्रोक्लेमेशन करने से पहले, मतलब इसकी घोषणा करने से पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री अर्थात सरकार ने, अर्थात गृह मंत्री ने कह लीजिए, क्या किया था कि जम्मू कश्मीर से कुछ खास लोगों की सबसे पहले तो टेलीफोन कनेक्शन कटवा दिए थे, जिसमें महबूबा मुफ्ती और वगैरह थे, महबूबा मुफ्ती एंड अदर्स हैं, फारूक अब्दुल्ला, ठीक है, ये इनके घरों के जो है क्या टेलीफोन, फिर वहाँ की जो है वाईफाई जो व्यवस्था थी, इंटरनेट सर्विसेज को क्या कर दिया था? ब्लॉक कर दिया था। पूरे इंडिया में करा था पहले? नहीं, पूरे इंडिया में नहीं किया, दिल्ली में हाँ माइट भी बंद हो, लेकिन पूरे इंडिया में नहीं था, क्योंकि 5 अगस्त को हम भी ऑनलाइन थे, सारी न्यूज़ एक एक अपडेट हो रही थी, तो सब पूरे इंडिया में नहीं था। स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर की इंटरनेट सर्विसेज, टेलीफोन्स वगैरह लाइंस, और इवन देन टेलीफोन के नेटवर्क तक ख़त्म कर दिए थे कि कोई टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन से बात ही ना कर सके। तो वहाँ के जब मोबाइल फ़ोन डैमेज हो गए, वो तो डब्बा हो गए, खिलौने हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद महबूबा मुफ्ती एंड अदर्स को, इनके जैसे लोगों को जो है क्या किया? हाउस अरेस्ट करा दिया। क्या करा दिया? हाउस अरेस्ट। मतलब इनको अरेस्ट हैं, ये जेल में तो नहीं भेजे हैं, लेकिन कहाँ पर हैं? ये जेल में ही हैं। मतलब फल लाने जाना है, इनको फल खाने की इच्छा है, बाहर निकलने की इच्छा है तो नहीं, आप यहीं अंदर रहिए, फल आपको यहीं मिलेगा। दूध चाहिए आपको, फल दूध सब्जी जो चाहिए आपको आपके घर के अंदर ही मिलेगा। दैट इज कॉल्ड हाउस अरेस्ट या प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। अब इसमें सरकार के पास जो अपना डिफेंस है, जो अपना इंटरप्रिटेशन है, तो सरकार ने यहाँ पर इंटरप्रिटेशन क्या दिया? चूँकि महबूबा मुफ्ती और ये गुलाम करके कुछ है, और ये लोग अगर घर से बाहर रहेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कम्युनल राइट्स हो जाएगा, खून खराबा हो जाएगा, पूरी घाटी जो है क्या हो जाएगी? रक्त रंजित हो जाएगी, ब्लडी हो जाएगी, राइट। तो ये कहते हुए सरकार ने क्या किया? इनको अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट अरेस्ट कर लिया कि जब तक स्थितियां सामान्य नहीं हो जाती हैं, बहाल नहीं हो जाती हैं, आप अरेस्ट रह सकते हैं। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को पुलिस को ये अधिकार है, मतलब सरकार ना भी कहे, ऐसे किसी भी व्यक्ति को पुलिस को ये अधिकार है कि जिसकी वजह से कोई राइट्स क्रिएट हो सकता हो, उस व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट कर सकती है बिना किसी अपराध के। अब ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट जो है पुलिस के हर थाने में होती है। पुलिस ऐसे व्यक्तियों पर कब कब शिकंजा कसती है, जैसे कि लोकसभा इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन, या कभी जो है लोकल पंचायत इलेक्शन में भी जिस व्यक्ति से ज़्यादा परेशानी हो, तो पुलिस सबसे पहले रजिस्टर खंगालती है कि भैया ये बताओ कि हमारे जो पुलिस, जो हमारा जुरिडिक्शन है, हमारे जुरिडिक्शन में सबसे बड़ा क्रिमिनल कौन है जिससे इलेक्शन प्रभावित हो सकते हो। तो पता चला कि मिस्टर रामलाल हैं, वो बहुत बड़ा अपराधी है, राइट।
इस व्यक्ति से इलेक्शन प्रभावित हो जाएगा। तो रामलाल ने अभी तक कोई अपराध नहीं किया है, जमानत पर बाहर घूम रहे हैं, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं, बट ड्यू टू इलेक्शन जो सतर्कता के लिहाज से रामलाल जैसे लोगों की लिस्ट बनाएंगे और बना करके उनको क्या कर देंगे, अरेस्ट कर लेंगे। इलेक्शन खत्म हो जाए तो बाहर आ जाना, राइट। तो उनको 3 महीने के लिए बेयर मिनिमम जो है पुलिस बिना किसी अपराध के ही जुडिशियल कस्टडी में दे सकती है, मतलब जेल भेज सकती है। और उसके पीछे एक ही वैलिड रीजन होता है कि हमने इनको सतर्कता के लिहाज से क्या किया है, अरेस्ट किया है। इज दैट क्लियर? और अगर ये 3 महीने का समय कम पड़ जाए तो फिर +3 मंथ, फिर +3 मंथ, फिर +3 मंथ, ये जितने चाहे 3-3 महीने करके बढ़ाती रह सकती है। अनलिमिटेड भी हो सकता है, लेकिन वो पीरियड जो है 3 महीने का ही रहेगा, लेकिन अनलिमिटेड होता नहीं है, क्योंकि जो भी जिस सिचुएशंस के तहत हमने गिरफ्तार किया है, मान लीजिए इलेक्शन है तो इलेक्शन की वजह से गिरफ्तार किया है, इलेक्शन खत्म हो जाएंगे बाहर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब डिटेंशन की बात चल रही है, अरेस्ट की बात चल रही है, तो हमने आपको बताया कि 41 CRPC में पुलिस को बहुत सारे अधिकार हैं कि वो किसी को भी राह चलते को भी गिरफ्तार कर ले। तो यही 41 का जो 41A ये CRPC गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को भी अधिकार देती है कि भाई तुम गिरफ्तार मत हो, आप उससे कहो, पुलिस ऑफिसर से जो आपको अरेस्ट करने आया है, कि सर जिस ग्राउंड पर आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं ये कॉग्निजेबल ऑफेंस तो है नहीं, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है भी तो 7 साल से कम की सज़ा है, आप कम से कम मुझे जो है मेरी सफाई देने का मौका दें। तो 41A CRPC के तहत आप मुझे एक नोटिस इशू करें, मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे किसी भी केस में जिसमें 7 साल से कम की सज़ा है उसमें पुलिस अरेस्ट नहीं करती है, राइट। अगर कर रही है तो फिर वो गलत कर रही है, उसी व्यक्ति को गलत करती है, अरेस्ट करती है जिसके भाग जाने का डर हो। जो मतलब आज तो हाथ लग गया है पुलिस के, छटा हुआ क्रिमिनल है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है, आज पुलिस के हाथ लग गया तो आज ही अरेस्ट कर लो, कल का इसका ठिकाना नहीं है। लेकिन अगर वो प्रैक्टिशनर नहीं है क्रिमिनल, मतलब क्राइम एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिस में नहीं कर रहा है लगातार, तो वो व्यक्ति अगर ये कहे कि सर मेरे खिलाफ ये जो भी चार्जेज आपने लगाए हैं, जो भी चार्ज फ्रेम किया है FIR में, आई हैव नो प्रॉब्लम, आपने लगा दिया, क्योंकि वो तो FIR के ग्राउंड पे लगा होगा, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे अगेंस्ट जो भी FIR है उसमें मुझे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का मौका दिया जाए। इज दैट क्लियर? तो आपकी फिर वहाँ पे अरेस्टिंग नहीं होगी। 41A CRPC में आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए कहा जाएगा और ये कहा जाएगा कि आप अपनी इनोसेंस प्रूव करें। इज दैट क्लियर? आप पुलिस को ही नहीं, डू यू नो दैट कि पब्लिक के किसी भी आदमी को, व्यक्ति को जो है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है। डू यू नो? क्या जानते हो कि आप भी किसी को गिरफ्तार कर सकते हो? नहीं पता है, क्योंकि आम तौर पर पुलिस यही कहती है कि अगर किसी आदमी को पुलिस, कोई व्यक्ति पकड़ के ले जाए थाने में, एक व्यक्ति पकड़ के ले जा रहा है, तो पुलिस कहती तुम्हें किसने अधिकार दे दिया इसको गिरफ्तार करने का? इसी तरह का सवाल करती। तुम होते को इसके खिलाफ भी मुकदमा लिखो, उसको धमकाती है, अगर वो उसके फेवर का होगा। क्योंकि कई बार जो क्रिमिनल और पुलिस की बड़ी अच्छी वो होती है, साठ-गांठ होती है, ठीक है, ये चोर चोर सिपाही सिपाही खेलते रहते हैं। तो ऐसे मामले में अगर पुलिस के किसी पसंदीदा या चश्मो चिराग चोर को अगर कोई आम आदमी पकड़ के थाने ले जाए तो वो आम आदमी के खिलाफ ही जो है बोलने लगती है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपको भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है, लेकिन कब? जब वो व्यक्ति जिसको आपने अरेस्ट किया है, जिसको आप पकड़ करके थाने ले जा रहे हैं, उसको आप रेड हैंडेड कोई क्राइम करते हुए पकड़ दें। इज दैट क्लियर? तो इसी के साथ आर्टिकल 21, 22 फिनिश होता है। और गाइज आप मेरा वीडियो जो है देखते रहें, इसे जो है अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर दें। थैंक यू।